HDFC की शुरुआत में ही अगर उसमें केवल 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर देते ना तो आपके वो 10,000 आज 55 लाख रुपए बन गए होते हैं। तो एक बार सोचिए कि HDFC का ऐसा क्या बिजनेस मॉडल है, ऐसा वो क्या कर रही है कि वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है, प्लस जो बाकी अदर बैंकिंग है उनको सबको पीछे छोड़ चुकी है। साथ ही में कैसे इस बैंक ने 34,000 करोड़ के प्रॉफिट को डायरेक्ट 1,55,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ 10 सालों के अंदर। और आपको एक राज की बात और बता दूं, इंडिया का जो पहला लोन था ना, सबसे पहला, वो था 30,000 रुपये का, वो भी HDFC ने ही दिया था। और ये कोई सरकारी बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। आज की ये सीखो ओरिजिनल सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को खोलने वाले हैं और HDFC के बारे में सीखने वाले हैं। और हाँ, इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दीपक पारेख ये HDFC के फाउंडर चेयरमैन है। इन्होंने ग्रेजुएशन तो मुंबई से की थी, लेकिन उसके बाद में अपनी CA की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ये लंदन चले गए थे। जब इनकी CA कंप्लीट हुई तो इन्होंने US में एक जॉब ले ली थी। इनकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी और ये अपनी लाइफ में खुश थे। लेकिन उसी टाइम इनके जो अंकल थे हसमुख ठाकुरदास पारेख, वो इंडिया में थे, जो कि ICICI बैंक के चेयरमैन थे। और जैसे वो रिटायर हुए तो उन्होंने अपने भतीजे को फ़ोन किया कि यार भतीजे तू वहाँ क्या कर रहा है, तू इंडिया में आ, हम दोनों मिलकर कोई स्टार्टअप करते हैं और उसको काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। और वहीं से दीपक पारेख ने अपनी US की लाइफ को छोड़ा और इंडिया आके अपने अंकल के साथ में HDFC की शुरुआत की, वो भी हाफ सैलरी में। अभी तक ये HDFC बैंक नहीं है, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, जो कि लोगों को लोन देती है। देखिए उस टाइम क्या था, इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस बटे हुए नहीं थे, केवल यहाँ पे सरकारी बैंक थी, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लोन के लिए कंपनी को शुरुआत किया, जिसको लोन की जरूरत है वो यहाँ पे लोन लेंगे। तो HDFC का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि HDFC के पास पैसा होगा, वो क्या करते थे, फॉरेन से पैसा लेते थे और उसी को यहाँ पे इंडिया में एज ए लोन दे देते थे। आप ये सोच रहे हो कि आजकल 8-9% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, उस टाइम में एक हाइक था, 18.5% का भी इंटरेस्ट लगता था। ये इसलिए लगता था क्योंकि HDFC भी खुद फॉरेन से, वर्ल्ड बैंक से, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूट से, वहां से अच्छे खासे इंटरेस्ट में पैसा लेता था और 1-2% अपना इंटरेस्ट जोड़ के आगे वहां पे पब्लिक को देता था। तो इन चीजों में क्या था कि ये लोन काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था HDFC को भी और आगे लोगों को भी। अब यहाँ पे दीपक पारेख ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने सेम चीज़ वहाँ पे रिपीट की। उन्होंने फॉरेन में एक बंदे से कांटेक्ट किया जिनका नाम था आदित्य पुरी, जो कि सिटी बैंक मलेशिया को हेड करते थे। उन्होंने उनको कॉल करके बोला कि इंडिया आओ, हम एक बैंक की शुरुआत कर रहे हैं और उसको आप यहाँ पे हेड करना। उन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की। आदित्य पुरी जी ने वहाँ से अपनी फॉरेन की लाइफ को छोड़ा, वो इंडिया आए और हाफ सैलरी में यहाँ पे शुरुआत हुई HDFC बैंक की। इसको शुरुआत करने का छोटा सा रीज़न यही था कि जो बाहर से पैसा ले रहे थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे आ रहा था। तो अब बैंक बन गई है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलेंगे, करंट अकाउंट खुलेंगे, लोग अपनी FD बनवाएंगे, तो वो जो पैसा आएगा ना, उस पैसे को वो आगे लोन में दे पाएंगे। क्योंकि जैसे देखिए सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसमें 2-4-5% का रिटर्न रहता है, वो रिटर्न वहाँ पे दे देंगे और आगे लोन को 10-12-15% पे देंगे। तो कंपनी भी फायदे में रहेगी, लोग भी फायदे में रहेंगे और लोन की जो परसेंटेज थी, इंटरेस्ट रेट, वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब देखिए HDFC बैंक तो यहाँ पे बन चुका था, लेकिन हम कस्टमर कहाँ से लाएंगे? जब कस्टमर आएंगे तभी तो बैंक अच्छा खासा पैसा कमाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे इंटरमीडिएट पेमेंट की जो प्रॉब्लम थी ना, उसको यहाँ पे इन्होंने पकड़ा और उसको सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन है, मैं राजस्थान में रहता हूँ, आप उड़ीसा में रहते हो। तो हम दोनों ने जो भी बिजनेस किया उसका मैं अगर आपको पेमेंट करूँगा ना, तो पहले मैं पेमेंट अपनी बैंक को चेक काटूंगा, पहले पेमेंट मैं राजस्थान वाली बैंक को दूंगा, वो जाके आपके वहाँ उड़ीसा वाली बैंक में जाएगा, उनका ही ट्रांजेक्शन फीस भी वहाँ पे कटेगा, उसके बाद में वो पेमेंट आपको मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस था ना, वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था, यहाँ से इस बैंक में, फिर इस बैंक में, फिर प्रोसेसिंग फीस, फिर उसके पास पहुंचना। तो इसमें टाइम भी लग जा रहा था और इसमें जो फीस लग रही थी ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया कि इन्होंने बोला आप HDFC में अपना बैंक खुलवाइए, जैसे मैं राजस्थान वाला हूँ, उड़ीसा वाला हूँ, दोनों आप अपने HDFC में बैंक खुलवाइए। जैसे ही आप चेक काट के बैंक में देंगे ना, ऑन द स्पॉट हम वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और आप उसी दिन में अपना पेमेंट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और जो ट्रांजेक्शन फीस है वो भी हम 50% डाउन कर देंगे। अब क्या हुआ कि अदर स्टेट में जो लोग काम कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट अपने HDFC बैंक में खुलवाए। अब देखिए, आपने शेयर मार्केट का नाम तो जरूर सुना होगा। शेयर मार्केट में आज जितने लोग पैसा लगा रहे हैं ना, उस टाइम भी उतने ही लोग पैसा लगाते थे, लेकिन उसमें भी वहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। वो क्या थी कि जैसे आपको अगर कोई शेयर खरीदना है तो पहले आप ब्रोकर को चेक काट के दोगे, फिर वो ब्रोकर आपको NSE BSE में वो उस चेक को भेजेगा, फिर वो बैंक के पास में जाएगा, वहाँ से वो अप्रूवल होगा, वहाँ से वो वापस रिटर्न आएगा। तो हर प्रोसेस में आप ब्रोकर को चेक दोगे, NSE BSE, बैंक के पास में रिटर्न आना, ये सारे प्रोसेस में लगभग 10-12 दिन का टाइम लग जाता था। तो इससे क्या था कि बहुत सारे लोगों को
बहुत सारी दिक्कत होती थी कि यार हमने कब पैसा दिया है, कब पैसा आ रहा है, ब्रोकर को भी बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे एक नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की, उसका नाम था माइक्रो बैंकिंग। यहाँ पे ये ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन को यहाँ पे लेके आए थे। इससे क्या हुआ था कि कोई भी ब्रोकर के पास आप जाओगे ना पैसा देने के लिए, तो वो ऑनलाइन वहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर देगा डायरेक्ट, और वहाँ से आपके पास शेयर आ जाएंगे। तो वो जो ट्रांजेक्शन जो लंबा चौड़ा होता था ना 10-12 दिन में, वो लगभग 1-2 दिन में होने लगा। यहाँ पे क्या था कि जितने भी ब्रोकर थे लगभग 80% ब्रोकर यहाँ पे HDFC में अकाउंट खुलवा लिए, और ब्रोकर के पास जो क्लाइंट थे उनको भी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि यार HDFC में आप अपना अकाउंट खुलाओ ताकि आपका भी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो पाए। अब यहाँ पे क्या था कि शेयर मार्केट की जितनी भी ऑडियंस थी ना वो भी इनके पास आ चुकी थी, और जो पहले जो बिजनेसमैन थे वो तो उनके पहले प्रॉब्लम से आ गए थे, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के जितने भी बंदे थे, चाहे ब्रोकर ले लो चाहे क्लाइंट ले लो, सब इनके पास में आ चुके थे। अब देखिए कस्टमर तो इनके पास सब जगह से आ गए थे, लेकिन अभी इनको क्या था और एक्सपांड करना था, इनको टॉप 1% में जाना था। तो इन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया ई कॉमर्स मार्केट को। देखिए ई कॉमर्स में क्या होता है कि आजकल इतनी बूम आ रखी है ना ई कॉमर्स में, कि हर बंदा आजकल ई कॉमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं पे भी चल जाओ सब जगह लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे आप कोई भी सामान मंगा सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आप चाहे अमेजोन में चल जाओ, चाहे फ्लिपकार्ट में, चाहे मिंत्रा में, आपको वहाँ पे HDFC का ऑफर हमेशा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कोलैब करके रखा है सारी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ में, कि अगर आपके यहाँ से कोई भी सामान खरीदेगा, वो अगर HDFC के क्रेडिट कार्ड से खरीदेगा ना, तो आप उसको कुछ % ऑफ दोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वो कुछ % ऑफ दे रही है, तो कस्टमर खुश होकर वहाँ से खरीद रहा है, और कस्टमर खुश होकर खरीद रहा है HDFC के वहाँ से, तो उसे HDFC का क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक का भी फायदा हो रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट का भी फायदा हो रहा है, और कस्टमर का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसे वहाँ पे ऑफर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी वजह से इनके जो क्रेडिट कार्ड थे ना उसकी भी सेल एकदम से हाइप में आ गई थी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है फायदा। स्पेशली इंडिया में तो यही होता है कि अगर 100 रुपये की भी कोई चीज़ है, उसमें अगर 10 रुपये भी कम लग रहे हैं ना, तो वो उसके लिए 1000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भले ही खरीद लेगा, लेकिन अपने 10 रुपये जरूर बचाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं, लगभग 80% लोग, वो भी यहाँ पे इनके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने लगे। तो इनका यहाँ पे कस्टमर बेस और ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हुई, तो इन्होंने अपनी कॉस्टिंग कैसे कम की, साथ में आज तक HDFC बैंक कोई भी स्कैम में क्यों नहीं फंसा। तो देखिए कॉस्टिंग का ये चीज़ है कि तो दीपक पारेख और जो यहाँ पे आदित्य पुरी जी थे, उन दोनों की लगभग सोच एक ही थी कि कोई भी हमें फैंसी चीज़ में यहाँ पे खर्चा नहीं करना है। उन्होंने यहाँ पे जो कप्स होते हैं ना, कॉफ़ी वगैरह मिलती है यहाँ पे बैंक में, तो उनके जो एम्प्लॉय है उनको इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था, जो भी आप कप वगैरह यूज़ करोगे ना वो आप अपने घर से लाओगे, हम यहाँ पे कोई भी कप आपको नहीं देने वाले। साथ में बहुत सारी बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि आपको जैसे नया साल आया तो वहाँ पे कैलेंडर हो गया, डायरी हो गया, या हर 6 महीने में ये सब चीज़ें गिफ्ट करते हैं। तो इन्होंने उसको भी कम कर दिया। हाँ, भले ही इनका जो प्रॉफिट होता था ना उससे इंसेंटिव जरूर देते थे, एज ए मनी, एज ए कोई भी यहाँ पे दिवाली में गिफ्ट दे दिया, लेकिन ये जो कैलेंडर हो गया, डायरी हो गई, जो कप्स हो गए, ये सब चीज़ इन्होंने कम कर दी थी। अब आप सोचोगे यार ये कम करके क्या हुआ, तो आप विश्वास नहीं करोगे, इन चीज़ों से भी इन्होंने एक साल में 50 लाख तक रुपए बचा लिए थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं कि ये HDFC आज तक स्कैम में क्यों नहीं फंसा। तो देखिए HDFC का एक ही रूल है कि कोई भी चीज़ वो इनिशियल स्टेज में हमेशा खुद के ऊपर लागू नहीं करता है। वो सबसे पहले बाकी कंपनीज़ को देखता है, बाकी जो बैंक वाले उनके कंपटीशन में, उनको वो नोटिस करता है कि वो कौन सी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, उनका उनके ऊपर क्या नुकसान हो रहा है। अगर वो अप्लाई करने के बाद उनके ऊपर नुकसान हो रहा है ना, तो उस चीज़ को वो कभी भी अप्लाई नहीं करते। अगर कोई सामने वाली बैंक ने कोई चीज़ अप्लाई की और वो उन्हें प्रॉफिट दे रही है ना, तो उसके बाद में वो उसमें एंटर होते हैं और उनसे प्लस पॉइंट में एंटर होते हैं, मतलब जो उनमें कमियां दिखती है ना उसको सुधार के अच्छे खासे मैनर में, अच्छे खासे उसको तरीके से लॉन्च करते हैं। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आपने विजय माल्या का जरूर से नाम सुना होगा, जो किंगफिशर के मालिक है। यहाँ पे किंगफिशर की फ्लाइट भी आती है, किंगफिशर की बियर वाइन वगैरह भी आती है। तो यहाँ पे क्या था कि विजय माल्या इनके दोस्त थे, लेकिन विजय माल्या को जब लोन की जरूरत पड़ी ना, तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपकी जो वाइन और बियर की जो कंपनी किंगफिशर, हम उनको भले लोन दे देंगे, लेकिन एयरलाइंस को लोन नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें एयरलाइंस का बिजनेस दिख चुका था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये हमेशा वहीं पे डिसीजन लेते थे जहाँ पे इनको ग्रोथ मिलने वाली है, जहाँ पे इनको प्रॉफिट होने वाला है। ये दोस्ती के चक्कर में आके कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको भी लोन दे दूँ। होटल्स हो गया, बार हो गया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एकदम ग्रोथ में जाती है लेकिन वो डाउन भी आ जाती है। तो वैसे इंस्टीट्यूट को इन्होंने हमेशा से लोन देने से मना कर दिया और सिर्फ उन्हीं को लोन दिया जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों फ्यूचर में ग्रोथ में रहेंगे। और आपको एक चीज़ और बताऊं, मोबाइल बैंकिंग और जो SMS अलर्ट था ना, वो भी सबसे पहले यहाँ पे HDFC ने लॉन्च किया था। कोई भी अदर बैंक ये वाली चीज़ नहीं कर रही थी। इसके बाद भले बहुत सारी बैंकों ने ये लॉन्च किया, लेकिन स्टार्टिंग चाहे आप मोबाइल बैंकिंग की ले लो, चाहे SMS अलर्ट की ले लो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ले लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे HDFC ने लाई।
साल 2000 आने तक HDFC मेजर स्टॉक एक्सचेंज का एक क्लियरिंग मेंबर बन चुका था। इसके साथ में इन्होंने एक और चीज यहाँ पे लॉन्च की थी, यहाँ पे डिजिटल सैलरी। जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं या छोटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वहां पे ये लॉन्च किया इन्होंने डिजिटल सैलरी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 30 दिन होंगे ना, तो यहाँ पे HDFC में अगर अकाउंट है, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे वहाँ पे उनका मालिक है, अगर HDFC में अकाउंट है ना दोनों का, तो वहाँ पे डिजिटल सैलरी का भी ऑप्शन था। डायरेक्ट जैसे 30 दिन होंगे, बॉस एक क्लिक करेगा यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग से और सारा पैसा आपके एम्प्लॉय के अकाउंट में आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉय भी खुश था HDFC में अकाउंट बनाने से, और जो बिजनेसमैन था वो भी खुश था, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। ना तो उसे कहीं पे जाके चेक देना था, वो क्लियर होता, बाउंस होता, कोई दिक्कत होती, सारा यहाँ पे झंझट खत्म हो गया। और यहाँ पे एक ही क्लिक में जो डिजिटल सैलरी थी वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रही थी। आई होप आपको ये HDFC वाली सीरीज अच्छी लगी होगी।